वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज पहली बार मैं टीम सेंचुरियन की तरफ से एज अ मेंटर होते हुए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाना चाहती हूँ। अग्निपथ स्कीम के तहत जो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है और जो सफ़र कर रहे हैं इस निर्णय से, आज के इस वीडियो में मेंटोर होने के नाते और इतने कई बीते सालों से जब से अग्निपथ स्कीम के बारे में हमें इंडिया भर में न्यूज़ आई है, बच्चे परेशान हुए हैं। मुझे लगता है हज़ारों ही बच्चों ने मुझसे कनेक्ट किया होगा, हमने बैठकर इस पे बातें करी होगी, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में सेपरेटली इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की बात करूँ, नेवी SSR की बात करूँ, हम भर भर के बैचेस चलाते थे। हर बैच में 100+ स्ट्रेंथ हुआ करती थी उस दौरान और मल्टीपल बैचेस होते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी ना, इतना अच्छा रिजल्ट था, बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते थे, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप फेज 2 की तैयारी करते थे जिसमें रनिंग की प्रैक्टिस होती थी, उनके अदर जितने उसमें ग्रुप डिस्कशंस होते थे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सबकी प्रैक्टिस करते हुए एक माइंडसेट बन रखा था कि ये एक एग्जाम है, इसका प्रोसेस ये है, मुझे ये करना है और मुझे फौज में जाना है। आज वही बच्चा सफ़र कर रहा है इस स्कीम के तहत। आज के इस वीडियो में वो 5 बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ बच्चों के हक के लिए, कि एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से जो कंसर्न्ड हैं उन तक मेरी बात पहुँचे और स्टूडेंट्स हेल्प हो सकें। पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है पॉलिटिकली बायस नहीं है, मैं किसी पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अचानक से इस जो अग्निपथ स्कीम है, जब इसका फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कितने लाख्स ऑफ स्टूडेंट सफर होते हैं। क्योंकि गांव का एक बच्चा होता है ना, वो वर्दी के सम्मान के लिए और वो वर्दी सिर्फ पाने के लिए मेहनत कर रहा होता है, और ये एक ऐसी जॉब होती है जो उसको कहीं ना कहीं बहुत ही सस्टेनेबल लेवल पर ले जाके छोड़ती है। तो शुरुआत से लेके अब तक जो वो सपना देख रहा होता है, इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप जाऊंगा, नेवी SSR जाऊंगा, मेरे पड़ोस के भैया ने ये किया, उसके वो सपने जर्जर हो गए हैं एक फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन से। चलिए, वो तो बच्चे अभी दूर थे जिन्होंने अभी हाल ही में इसकी प्रिपरेशन करनी थी। मैं उन बच्चों की बात करना चाहती हूँ जो बच्चे इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के तहत गुजर चुके थे। वो 1,00,000 1,50,000 बच्चा जिसने चीजें कर रखी थी, जिसके रिजल्ट्स पेंडिंग हो गए, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग्स पेंडिंग हो गई, उन स्टूडेंट्स का क्या? वो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं जिनके परिवारों को एक उम्मीद की किरण मिली थी कि बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है, और भारत जैसे देश में सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। प्लस एक गांव का बच्चा जो कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का होता है, मिडिल क्लास फैमिली का होता है, उसके लिए तो ये सम्मान की नौकरी होती है। ऐसे में उन बच्चों की जो पूरी फीलिंग्स दांव पे लगी हुई, वो तो अलग। अब मुझे लगता है वो तो सब चीज़ें पीछे छूट गई, जितने रिजल्ट्स होल्ड हुए, जितने बच्चों के 3 साल तक वैकेंसीज होल्ड हो गई। और ये सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं है, अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, इन टोटल ये आर्म्ड फोर्सेस का नुकसान भी है, क्योंकि आपकी भर्तियां रुकी। आज आपको एक सिपाही की जरूरत है, बट वो सिपाही फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज जो लोग एक स्टेज पर सिपाही के तौर पे इंडक्ट हुए थे, वो तो प्रमोशन लेकर आगे वाली स्टेजेस पर जा रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर बेस बनाने के लिए जिस फोर्स की, जिस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिस जोश की रिक्वायरमेंट है, वो खत्म होता नजर आ रहा है इस डिसीजन के तहत। टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने का एक अलग मायना था, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को 4 साल में समेट देना, उसके बाद आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में एक फोर्स्ड इंप्लीमेंटेशन कर देना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आप ट्रेनिंग लेते भी हो, 25% सिर्फ उसके साथ तहत फॉर एवर रिक्रूट करते हो, बाकी 75% का क्या? तो ये सवाल है मेरा उन लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मोरोवर, अब ये फोर्स्ड है कि नहीं है, इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की कितनी
मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगी, वो तथ्य भी बताऊंगी कि आर्म्ड फोर्सेस ने कितना सपोर्ट किया है इस स्कीम के तहत कैंडिडेट्स को, ताकि वो सफर ना हो। कितने सारे रिनोवेशंस, इनोवेशंस, कितने सारे अमेंडमेंट्स कराए गए हैं इवन इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले। डेफिनेटली दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर। तो ऐसे में इन बच्चों को जस्टिस मिले तो मिले कैसे। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो है वर्दी का सम्मान। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो वर्दी के सम्मान के लिए, जैसे मैंने बताया, जॉब ज्वाइन करते हैं। आप यूपी की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, वो क्षेत्र जहां बच्चा गांव का है, जिसका जो बचपन से ही शुरुआत होती है ना, वो फौज के सपने देख के होती है, वो वर्दी के लिए होती है। जहां एक बच्चा जब घर का फौज में चला जाए तो उस परिवार की तकदीर बदल जाती है। उन बच्चों का क्या, जो सेटिस्फाइड हैं उस जॉब को पाकर, जिन्हें 40-50 हजार की नौकरी से उनका घर चल रहा था, वो स्वप्न देख रहे थे कि मैं रनिंग शुरू कर दूंगा, मैं रनिंग कर रहा हूं, मेरा तो सिलेक्शन साल, 1.5 साल, 2 साल में हो जाएगा। उन बच्चों का क्या, जो पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, रिटन की तैयारी कर रहे थे, फेज 2 की तैयारी कर रहे थे, अल्टीमेटली सफर वो हो रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ सिर्फ इतना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना था, और जो गांव के हैं, जो सोशियो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक बच्चा सरकारी नौकरी, वो भी फौज में क्यों जाना चाहता है, उसमें जोश तो होता है, जुनून तो होता है, बट अल्टीमेटली वो फैमिली की जो तकदीर बदलने का काम करती है ये एक जॉब। क्योंकि ना सिर्फ इसमें पेंशन फैसिलिटी उन्हें मिल रही थी, ना सिर्फ उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस इसमें दिया जा रहा था, उनकी मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, तमाम अलाउंसेस की बात हो, उसके बाद में इस जॉब के तहत जो उन्हें फ्यूचर के प्रमोशनल चांसेस मिल रहे थे, जिसमें चाहे मैं बात करूं, आप नॉर्मल जवान से ऑफिसर बनने तक का सफर, वो सब तय कर सकते थे। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज इस चीज के लिए जो बच्चे का ये थॉट था, ये पेट्रियोटिक फीलिंग थी, वो खत्म होती जा रही है। और वो बच्चा अल्टीमेटली सफर कर रहा है जिसको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही थी। तो एक ऐसा डिसीजन जिसने ना सिर्फ एक सिस्टम को हिलाया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जेन्युइन जोश जुनून को हटाया। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत सेंसिटिव फॉर्म में फीडबैक लेना चाहिए जो प्रेजेंट ऑफिशियल्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। 4 साल की ट्रेनिंग में क्या आप उतना जोश जुनून पैदा कर पाओगे जो एक लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, जो उन बच्चों को मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रहा है? एक बच्चा जो वर्दी के सम्मान के लिए, वर्दी पाने के लिए पूरी जी जान से फौज में जाना चाहता था, वो ये सोच के जाता था, इतनी मेहनत करता था कि दौड़ एक बार रिटर्न निकाल लूंगा, एक बार फेज 2 निकाल लूंगा, फिर मेरी नौकरी पक्की, मेरा जीवन सुकून में, मेरे माता पिता का जीवन सुकून में। आज वो बच्चा सिर्फ 4 साल आपकी फौज ज्वाइन करे फॉर द रीजन कि 4 साल बाद उसको ये भी नहीं पता 4 में से वो एक बच्चा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, और आपने एक सिलेक्ट किया, उसका क्या रीजन, और 3 जो इक्वली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्हें क्यों निकाला गया, इसका जवाब कौन देगा? मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से बताना चाहूँ, हम एक किराए के घर में रहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से रहते हैं कि 4 साल रहना है, छोड़ देंगे। वही अगर हमें पता है कि वहां हमें 20 साल गुजारने हैं, हम उसे अपना बनाते हैं, हमारे अंदर ओनरशिप की फीलिंग क्रिएट होती है। ऐसे तो बस यही हो गया कि किराए की नौकरी है, बस फटाफट करो, छोड़ दो और चले जाओ। दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर थॉट कौन लेने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? नेक्स्ट पॉइंटर इसी रीजन में मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। एक तरफ तो हम कह रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, हम बात नॉर्मली करते हैं कि उतने ऑफिसर्स नहीं है जितने आर्म फोर्सेस में होने चाहिए, भाई रेट ऑफ रिकमेंडेशन कम है, XYZ चीजों की बातें करते हैं। फौजी सिपाहियों की बात करते हैं तो भी हमारे पास में यही आज की डेट में एनालिसिस आ रहा है। कोविड के बाद से 3 साल तक भर्तियां रुकी रही, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हुआ तो एक स्कीम आ जाती है जिसके तहत निराशा हो जाती है यूथ के बीच में। जो भारत एक ऐसा देश जहां यूथ जमीन से जुड़ा है, जिसको फौज में जाने का जुनून है। आज आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा इस सिनेरियो की अगर हम बात करें, एक मीनिंगफुल थॉट लें, तो आप खुद सोचिए। 4 साल आप मेहनत कर रहे हो एक जवान को ट्रेन करने में, जब एटलीस्ट 4 साल सर्व करने के बाद उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेजिलेंस क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी आती है, तब तक एक डिसीजन आता है इन और आउट। ऐसे में वो युवा, वो जवान, वो यूथ ऑफ द इंडियन नेशन 22-23 साल की उम्र में डिप्रेस्ड फील ना करे तो क्या करेगा, आप मुझे बताइए।
यूं तो हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अब मैकेनिज्म की बात करें, हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। हम कहते हैं भाई जब तक आप एक सिपाही को 8-9 साल एटलीस्ट, मैंने खबरों में पढ़ा है, रिसर्च पेपर्स में देखा है, बहुत सारे लोगों ने जो रिव्यूज देते हैं कि एक अच्छा सिपाही बनने में 8 से 9 साल लगते हैं, इतने ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, इतनी चीजें होती है, तब जाके आप उसको एटलीस्ट कुछ चीजों की ओनरशिप देते हो, कमांड देते हो कि ये एक्टिविटी ऐसे प्लान करनी है। वहीं पर जब हम 4 साल की बात करते हैं, अभी आप 4 साल ट्रेन भी कर रहे हो, आप पूरी तरीके से भी ट्रेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसमें से आधों को तो बाहर निकलना है। तो क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स उस पर वेस्ट नहीं हो रहा है? मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो क्या वो अब आपको वेस्ट नजर आती नहीं दिखाई दे रही है कि आप 25% को अंदर कर रहे हो, 75% को बाहर कर रहे हो? वो एक अलग बात है कि वो 75% वाला क्या करेगा, बट एटलीस्ट इंटरनल जो पावर लग रही है उस पूरे 100% को ट्रेन करने में, उससे रिजल्ट सिर्फ 25% आ रहा है। हम ऐसी स्ट्रैटेजी पर क्यों वर्क कर रहे हैं? Why aren't टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, बट एटलीस्ट 4 years की ट्रेनिंग के बाद में हम एक ऐसे स्टेट पर होने चाहिए जब हम रिसोर्सफुलनेस की बात करते हैं, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, कि हम जेन्युइन लेवल पर जस्टिफाई तो कर पाए ना, जो जितना हम खर्च करेंगे, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे ट्रेनिंग में। तो सिंपल सी बात है कि या तो हम फिर 4 साल तक ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि सब नहीं सिखाना है, जो पास होंगे उन्हीं को सब सिखाना है, फिर उनके अंदर अलग से 4-5-6 साल और इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके वो एक हेल्पिंग फौजी बन पाएगा, नहीं तो XYZ कामों में लगा दिया जाएगा। ऐसा है क्या? तो इस पे भी थॉट लेना है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो इन सारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हमारे पास में मौका है कि हम हमारी जो पुरानी चीजें हैं उन्हें रिवाइव कर सकें, या हमारे जो डिसीजंस लिए गए हैं उन्हें इम्प्रोवाइज कर सकें। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, whosoever is listening this video। ये पॉलिटिकली अनबायस्ड वीडियो है, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के फेवर के लिए बात कर रही हूँ इस वीडियो में। इस विषय में मेरा अगला पॉइंट ये कहता है कि अब जब बच्चे कह रहे हैं कि बॉयकॉट करिए अग्निवीर को, तो ऐसे में स्टूडेंट्स अब क्या करें? उनके पास में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 साल एक कंफ्यूजन में रहना कि होंगे कि नहीं होंगे, इससे बेहतर है ना कि एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं जिसमें हमें एश्योरेंस तो मिले। तो वो क्यों नहीं सिविल सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स की और ट्राई करेंगे, बैंकिंग, SSC, रेलवे के ऑप्शंस में जाएंगे। हमें जो जोश, जो जुनून एक युवा में चाहिए, जो एक सिपाही में चाहिए है, जो बेस होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का, शायद हम अग्निवीर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से उसे लूज कर रहे हैं। हम उस 25% को खुश करके क्या करेंगे जब हमारा 75% यूथ जो कि इक्वली केपेबल था, जिसको आर्म फोर्सेस में होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 25-75 के रेशियो के चक्कर में उस बच्चे की किस्मत जो है वो अपनी किस्मत को कोसेगा कि मेरा नहीं हो पाया। 4 साल के बाद ना एक मिडिल क्लास फैमिली जब उम्मीदें लगा रही होगी कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो माँ जब हर दिन दुआएं मांग रही होगी कि भगवान वो 4 में से एक बच्चा मेरा होना चाहिए, जिसकी बहन शायद घर पे बैठी होगी, वो बेटा जो पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो उठाने के लिए आगे बढ़ रहा होगा, उसने एक कदम उठाया होगा, अगर 4 साल के बाद में उसे सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो आप खुद सोचिए उसे कैसा लगेगा। तो एक ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे पैरामीटर, ऐसी जॉब में वो आकर करेगा क्या? तो डेफिनेटली वो बॉयकॉट ही करेगा। बट स्टिल मुझे लगता है हमारी आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, हमारे देश के बच्चों के अंदर एक पैट्रियोटिक भावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज भी जो लोग सुन रहे हैं अगर इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे, डेफिनेटली ये वाला जो मंजर है ये आने से बचेगा। हमें ये कोशिश करनी है, आज जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि जो अग्निवीर है उसको 70% वाले स्टूडेंट, 70% तक स्टूडेंट्स को इनटेक मिल जाएगा, टेक्निकल के लिए 23 तक कर दी जाएगी एज, XYZ चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है इसमें डिले नहीं करना चाहिए। आप डिले करेंगे, इधर जोश छूटेगा और अल्टीमेटली फिर बॉयकॉट की तरफ ही जाएंगे बच्चे, उनके पास में क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर या तो फिर वो आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर कैडर की तरफ जाएंगे, NDA, CDS, एफकेट एग्जाम्स की तरफ जाएंगे। बट आप ये सोचो ना कि उसमें कितनी ही वैकेंसीज हैं। साल में 2 बार NDA एग्जाम होता है, एक बार में 400-450 वैकेंसीज आप देते हो, कैसे आप इतना सारे बच्चे को मैनेज कर पाओगे? तो एटलीस्ट हर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो उसके हिसाब से अपने लिए एक रास्ता चुनता है। जिसको लगता है मैं अफसर कैडर में जा सकता हूँ, वो ऑफिसर बनने की तलाश में जुड़ जाता है, वो NDA की तरफ जाता है, अदर ऑफिसर एंट्रीज की तैयारी करता है। वो जिसके मन में होता है कि अपने आप को देखकर कि मैं फौजी अच्छा बन पाऊंगा, तो वो फौज सिपाही बनना चाहता है, सोल्जर बनना चाहता है।
तो उनके सपनों के साथ में तो मुझे लगता है ना खेलते हुए हमें एक जस्टिफाइड डिसीजन पर ज़रूर पहुंचना चाहिए। ऐसे में जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि एकदम से इम्प्लीमेंटेशन हो गया आर्मी नेवी एयरफोर्स में, एंड वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत एक क्लियर लैंग्वेज में आपको बताना चाहती हूँ। जनरल नवने सर जो हमारे लास्ट टू लास्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक बुक रिलीज किया था और उस बुक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा इंसाइट दिया। उनकी एक बुक रही जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा इंसाइट दिया अबाउट दी अग्निवीर स्कीम। इसमें आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये डिसीजन किसका था और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। जब अग्निवीर स्कीम की बात हुई तो ये इंडियन आर्मी का प्रपोजल था कि एक स्कीम लाई जाए जिसमें बेसिकली अग्निवीर तो नाम बाद में पड़ा, एक स्कीम, एक मॉडल तैयार किया गया जिसमें बच्चों को ऐड किया जाएगा, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड 75% स्टूडेंट्स को, बच्चों को इनटेक दिया जाएगा और उनको आगे के लिए परमानेंट कमीशन और इन सब चीज़ों में लेके जाया जाएगा। बट जब ये रखा गया टू द गवर्नमेंट, उसके बाद एकदम से एक डिसीजन आता है जिसमें आर्मी के साथ साथ में नेवी और एयरफोर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अब आप देखो, आर्मी के लिए ये सरप्राइज नहीं था कि ये स्कीम ऐसी कुछ लॉन्च होगी, क्योंकि आर्मी ने एक प्रपोजल दिया, बट एयरफोर्स और नेवी के लिए दिस वाज अ सरप्राइज ओनली कि उनको भी स्कीम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये नहीं था कि एक स्कीम इंप्लीमेंट हो गई, सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि ये स्कीम तो इंप्लीमेंट हुई लेकिन सिर्फ 25% जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस स्कीम के तहत आएंगे उन्हीं को ही इनटेक दिया जाएगा। उससे बड़ी समस्या क्या थी कि 20,000 रुपीज़ ही उनको पे किया जाएगा स्टार्टिंग में। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिगर को चेंज कराने में भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ही रोल प्ले किया है, जनरल साहब ने रोल प्ले किया। अदर ऑफिशियल्स, जब मीटिंग हुई तो इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशंस आए, पॉजिटिव चीजें आई एंड इस फिगर को भी बार बार 75% बढ़ाने के लिए भी प्रेशराइज, रिक्वेस्ट, जो भी चीजें आप कहे, किया गया। बट देन पॉइंट इज कि अभी तक ये हो नहीं पाया है और द स्थिति इज राइट नाउ ईयर एंड चीज़ें अभी भी डिलेमा में है। तो ऐसे में क्लैरिटी रखना यूथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने भी, मुझे लगता है चाहे वो मीडिया पर्सन्स की बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करूँ, whosoever is there into this process, एक हम्बल रिस्पेक्ट है एज अ मेंटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनकी सफरिंग्स देखी हैं, जिन्हें रोते हुए देखा है, जिनकी ज्वाइनिंग में डिलेज देखे हैं, जिन्होंने सब चीज़ें अच्छे से तैयार कर रखी थी, उन बच्चों को देखा हुआ है स्ट्रगल करते हुए, जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा था। इस डिसीजन के बाद में मानिए उनके सपने बिखर गए हो, क्योंकि उन्होंने भी 3-3, 4-4 साल दिए हुए थे इस एग्जाम के लिए। किसी का चौथा अटेम्प्ट में निकल रहा था, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था। कोई अकेला अर्निंग होता, अगर वो ज्वाइन कर लेता तो बहुत सारी चीज़ें रही और बहुत सारे तथ्य थे। तो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, काइंडली एक्नॉलेज मेरे ये 5 पॉइंट्स, प्लस हमें स्टूडेंट्स के हित में बात करनी है, क्योंकि भारत देश में इस समय युवा ज़्यादा है और अगर हम युवा को ही स्ट्रेंथ नहीं देंगे, युवा के लिए ही काम नहीं करेंगे, युवा के जोश को बढ़ाने में ही अगर हम पीछे रह गए तो ब्रेन ड्रेन, तभी तो लोग यहाँ से विदेशों में जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है कमाने के लिए। तो ब्रेन ड्रेन की स्थिति को रोकने के लिए, युवा जो डीमोटिवेटेड है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको दोबारा से मोटिवेट करने के लिए, आई बिलीव हमें कुछ स्टेप्स डेफिनेटली लेने चाहिए। चाह तो हम प्रेजेंट स्कीम के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आएँ जिसमें कि हम जो 4 साल के बाद वाले बच्चे हैं उनके बारे में एक थॉट लें, 75% का रेशियो बढ़ा दें, प्लस जो बच्चे 25%, इवन अगर आप उनको किसी कारणवश आप नहीं भी एंट्री दे रहे हो तो एटलीस्ट देयर शुड बी, 4 साल ट्रेनिंग दिया है आपने, कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जहाँ पर हम बच्चों को सेटल कर सकते हैं, जहाँ बच्चों को चीज़ें एश्योर की जा सकती हैं। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उन बच्चों ने 4 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो हमारे जो सिविल गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हम उनमें उन बच्चों को कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ओपनिंग दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ मॉड्यूल लाना होगा जिसमें एक ही स्कीम के तहत मल्टीपल टाइम पे 100% स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और देश का युवा फिर से मोटिवेट हो सके और उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सके। With this, thank you so much for watching in. Team Centurion is with all the aspirants जो सेंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार एंड